हम जब से हम बड़े हुए हैं तब से हम यही भाषण सुनते आ रहे हैं। इन भाषणों को सुनते सुनते हम आज तक ये तीनों काम सही जगह पर पटल पर नहीं है। ये तीन तो प्रमुख हैं ही, जो पुराना पद्धति के हिसाब से चल रहा है। मुख्य रूप से और हम जो दो तीन जो नया सोचे हैं उसमें है शिक्षा, स्वास्थ्य, संयम। संयम मीन्स अगर हम संयम मिला करके काम चलेंगे, हम समाज में एक दूसरे से गले मिला करके काम करेंगे तो हमारे समाज का परिभाषा ही बदल जाएगी। संयम का मतलब यहाँ सामाजिक समरसता से है, जिसमें गांधी के सपनों का भारत, जहाँ ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए बापू ने लोकतंत्र का पहला मंदिर और जनता के लिए पहला सेवा केंद्र बनाने के उद्देश्य से आजादी से पहले जो सपना देखा, आज उसी सपनों को साकार करने में आजादी के 75 साल के बाद भी ग्रामीण भारत की स्थिति हाशिए पर है। ऐसे में हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर जिला के वारिसनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज धन, जहां एक सामाजिक कार्यकर्ता पवन कुमार राय जी से हमारी बात हो रही है। पवन कुमार राय जी सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के बाद, शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने के बाद अब समाज में उन लोगों के अधिकारों के लिए काम करने आए हैं जो लोग बहुत कुछ अपने नेता, अपने हुक्मरान से उम्मीद करते हैं। लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज उनके जनप्रतिनिधि उनकी बातों को उस तरह तरजीह नहीं देते। इस कमी को देखकर ही पवन कुमार राय जी राजनीति में आए हैं। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें ये बताइए पवन कुमार राय जी कि राजनीति में क्यों आए, क्या उद्देश्य है राजनीति में आने का? देखिए, राजनीति में आने का उद्देश्य हमारे समाज के अंदर में जो कुरीतियां हैं, लोगों को जो व्यवस्था सही से नहीं मिल रही है, आपस में एक दूसरे में सद्भाव की स्थिति अच्छी नहीं रहती। हम पढ़े लिखे लोग जब इसमें आवेंगे तो हमारा समाज बदलेगा, और जब हमारा समाज बदलेगा तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा, मनरेगा जैसी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हुआ। उद्देश्य यह था कि ग्रामीण भारत में उन युवाओं को रोजगार सृजन के अवसरों से जोड़ना है जो रोजगार की कमी के कारण पलायन को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में गांधी के सपनों के भारत में नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं में संगठित लूट की खबरें मीडिया में हमेशा आती रहती हैं। आप अपने नेतृत्व में इन सब योजनाओं को कैसे सफल क्रियान्वयन करेंगे और उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे जिनके लिए यह योजना बनी है? देखिए, मनरेगा मैन के नाम से जानने जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह, जिन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की और पूरे राज्य ही नहीं देश स्तर तक इन्होंने काम किया, और उनके सपना को चंद ठेकेदारों ने चकनाचूर कर दिया। क्योंकि जो वहाँ से जो पटल पर काम आते हैं उस काम को सही अंजाम नहीं दिया जाता। जैसे मजदूर के खाते में पैसा आना, मजदूर को उसमें काम करना, तो लोग मजदूर से काम नहीं कराते थे, बड़े बड़े ठेकेदारों के चंगुल में फंस जाते हैं और मशीनरी आइटम से काम कराते हैं, तो उसी जगह तो बेरोजगारी पैदा हो जाती है। बिल्कुल, और ये उद्देश्य भी नहीं था इस स्कीम का। और उस स्कीम का उद्देश्य ऐसा था नहीं, गरीबों को लाभ देना था, जो लाभ आज ठेकेदार ले रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें जल नल और गली नली जैसे और भी कई महत्वपूर्ण प्रोग्राम हैं, उन प्रोग्राम को आप अपने लीडरशिप में इस कार्यकाल में कैसे पूरा करेंगे? कोरोना आने से विकास एक तरह से पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। ऐसे में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके पास। कैसे नीतीश कुमार के सपनों को साकार करेंगे 7 निश्चय के रूप में? देखिए, जहाँ तक 7 निश्चय का सवाल है, सरकार ने कदम तो अच्छी तरह से उठाए हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन 7 निश्चय का काम निश्चित रूप से सफल नहीं हो पाया। जगह जगह जो क्रियान्वयन किया गया है उसमें कमियां हैं। यदि सही रूप से इसको किया जाए और जिस तरह से जितना उसमें पैसा आता है उस पैसा को सही निष्पादन किया जाए तो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा।
आधी आबादी में महिलाओं का योगदान है, आधी आबादी महिलाएं हैं। बापू कहा करते थे कि रोजगार सृजन के लिए स्वरोजगार के अवसरों से बेहतर और कोई अवसर हो नहीं सकता। ऐसे में ग्रामीण भारत में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को लगाना सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन उद्योग विभाग की महत्वाकांक्षी परियोजना भी लगभग हाशिए पर है। ऐसे में महिलाओं को रोजगार सृजन के अवसर से जोड़ने के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? देखिए, महिलाएं को बाहर निकलने में बहुत दिक्कतें होती है। जैसा समाज का जो अभी वातावरण है, इस वातावरण में महिलाएं एक जगह से दूसरे जगह जाने में असमर्थ है, क्योंकि सेफ नहीं है। इसके लिए पंचायत में अपने स्तर से यदि किसी तरह का कोई मौका मिल गया तो अपने स्तर से बीडीओ से, कलेक्टर से आवेदन देकर कुछ ऐसा प्रारूप तैयार करेंगे जिससे हमारे पंचायत में ऐसी व्यवस्था हो लघु उद्योग के टाइप पर। जैसे अगर कहीं कुछ ऐसा है तो झाड़ू बनाने का ही फैक्ट्री ही क्यों ना हो, बहुत सारी चीजें हैं, लघु कुछ करने का उद्योग, फैक्ट्री उद्योग, बहुत पापड़ तरह का उद्योग, है। लिज्जत पापड़ जैसे अभी देख लीजिए मुजफ्फरपुर में चल रहा है, उसमें सैकड़ों महिलाएं घर में आटा सानती है। 2000 से ज्यादा। हाँ, बताते हैं 2000 से ज्यादा ही नहीं, हमने कई जगह देखा है। क्योंकि हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो हर बिंदु पर गौर करते हैं, आखिर हमारे ग्राम से लोग बाहर जो पलायन करते हैं उनका वहाँ परिवेश कैसा है। इस परिवेश को देखते हुए हमारे दिमाग में हमेशा ये चीज़ चलते रहता है कि आखिरकार यहाँ अगर उस तरह की व्यवस्था कर दिया जाए तो समाज हमारा उन्नत होगा, लोग खुशहाल होंगे, आपस में मिलेंगे जुलेंगे रहेंगे। राजनीति बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है, सबसे मेन मुद्दा होता है विकास। आखिर हमारे समाज का विकास होगा तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज के युवा नशा, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं से गुजर रहे हैं। अगर सरकार की डेटा को माने तो लगभग 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की संख्या इस देश में 70% है, जो कुल आबादी मैं बात कर रहा हूँ। लगभग 112 करोड़ युवा लोग हैं 35 वर्ष से कम उम्र का। ऐसे में पंचायतों में युवाओं के रोजगार के लिए स्वरोजगार के अवसरों को कैसे देखते हैं? देखिए, युवा भी बेरोजगार ही है, त्राहिमाम है। ये पूरे बिहार की बात नहीं, पूरे देश स्तर तक, क्योंकि जैसी स्थिति हो गई है, सरकारी जो नौकरियां हैं वो तो सब बिल्कुल ख़त्म हो जा रही है, प्राइवेट सेक्टर जोड़ा जा रहा है। और प्राइवेट सेक्टर में भी नीचे तबके के लोगों को, जो नीचे क्लास के हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उनको उसमें व्यवस्थित नहीं दिया जाता है। बड़े बड़े उद्योगपति के लड़के, पैसे वाले के लड़के हर जगह प्राइवेट जॉब में भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो भूखमरी तो होगी ही। जब हमारा छोटे किसान का बच्चा जब पढ़ लिख करके बड़ा होता है, युवाओं को ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के लिए जिस तरह से महिलाओं को लिए आपने योजना बताया, उसी तरह से युवाओं के बारे में भी प्लानिंग होगी ना? युवाओं के बारे में तो यहाँ उतना बृहद पैमाना तो नहीं हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चे के विषय में हमने बहुत बड़ा प्लान किया। छोटे बच्चे जब अपने घर आते हैं पढ़ने के बाद तो उनकी व्यवस्था सही नहीं होती, जैसा कि हम देखते हैं। हाँ, ठीक है। सोशल इन्वायरमेंट में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारा योजना हुआ है, हम पिछले विगत 3 माह पूर्व, अभी साथी भी हमारे साथ हैं, एक डीएम साहब हैं संतोष कुमार जी, जो हमारे यहाँ आए थे, हमसे बात हुई थी और हमने उनसे ये बात शेयर किया था कि हम चाहते हैं ये निःशुल्क एक जगह हो हर वार्ड में, जहाँ पर हम एक टीचर को बहाल करेंगे और सामूहिक रूप से उन बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाए। इसमें हमें कोऑपरेट करें। तो संतोष कुमार राय जो कलेक्टर हैं, उन्होंने हमें भरोसा जताया कि आप इस काम पर मेहनत कीजिए, हम आपका मददगार होंगे। बहुत अच्छा। भ्रष्टाचार इस देश की एक अहम समस्या हो गई है। हर कार्य प्रणाली में भ्रष्टाचार को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और कभी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी भी कहते थे कि दिल्ली से चला हुआ 1 रुपए गांव के पंचायत पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। ऐसे में आप भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे? ग्राम सभा का आयोजन, वार्ड सभा का आयोजन क्या उन भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे? जब जो प्रतिनिधि बन जाते हैं, उनका मंसूबा यदि पैसे कमाने पर नहीं जाए, जब उनका कमीशन कट जाएगा, तो जहाँ तक जो वार्ड कमीशन जो काम करता है, अगर उसको कमीशन नहीं मिलेगा, वो भी मन से काम करेगा। तो जहाँ पर 30%, 35% पैसा कमीशन में चला जाता है,
वह पैसा बचत होगा तो निश्चित रूप से काम करने वाले लोग अच्छे करेंगे और भ्रष्टाचार कम होगा। और इससे पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार कम होगा, क्योंकि सरकारी व्यवस्था में जितने भी कर्मचारी अभी कार्यरत हैं सबों का पेमेंट किसी का 50,000, किसी का 40,000, किसी का 70,000, किसी का 75,000 ऐसे करके है। इन लोगों को कमीशन चाहिए। किसान मजदूर सभी लोग, कोई वार्ड सचिव है या कोई कुछ है, कोई कुछ है, बहुत छोटे एंगल से है, बहुत नीचे स्तर से हैं। और जो लोग सरकारी कर्मचारी है उनको घूस चाहिए, उनको जो है सो कमीशन चाहिए, तो उस कमीशन पर रोक लगाएंगे। एज ए फर्स्ट एड इस पर एक्शन लेने वाला गांव का प्रधान ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। आप अपने नेतृत्व में अपने भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, पंचायत की संरचना को देखते हुए, जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वो कौन सा 5 काम है जो आप मुखिया बनने के तुरंत बाद प्राथमिकता के आधार पर अपने पंचायत में लागू करेंगे, जो आपसे पहले आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि का ध्यान उस ओर नहीं गया है या अभी तक उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है? वो 5 काम कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे मेन मुख्य रूप से 3 काम जो होता है, जो सदियों से चलते आ रहा है, हर नेता यही बात भाषण करके चला जाता है, सड़क, बिजली और पानी। ये 3 बिंदु पर हम जब से हम बड़े हुए हैं तब से हम यही भाषण सुनते आ रहे हैं। इन भाषणों को सुनते सुनते हम आज तक ये तीनों काम सही जगह पर पटल पर नहीं है। ये 3 तो प्रमुख हैं ही, जो पुराना पद्धति के हिसाब से चल रहा है। मुख्य रूप से और हम जो 2-3 जो नया सोचे हैं उसमें है शिक्षा, स्वास्थ्य, संयम। संयम मीन्स अगर हम संयम मिला करके काम चलेंगे, हम समाज में एक दूसरे से गले मिला करके काम करेंगे तो हमारे समाज का परिभाषा ही बदल जाएगी। संयम का मतलब यहाँ सामाजिक समरसता से है, जिसमें सामाजिक विकास तब होगा जब समाज में सामाजिक सौहार्दपूर्ण व्यवस्था रहे। बिल्कुल, ये बिल्कुल। शांति स्थापना के लिए स्थापना। आपको ऐसा लगता है कि हार्मोनी के लिए जरूरी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। ये थे गांधी के सपनों को साकार करने वाले राय जी, जो बापू के सपनों को अपने नेतृत्व में साकार करने के उद्देश्य से राजनीति में आए हैं। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर।